हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से आपका 12th क्लास स्टार्ट होती है। तो बेसिकली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन इज़ रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स विच स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट। तो अगर चार्ज रेस्ट पर है तब हम जिस फिज़िक्स की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। नाउ चार्ज क्या होता है, क्योंकि पहला ही टॉपिक हमारा चार्ज है, तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से जनरेट होती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम उसको बोलेंगे जिसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं पता लगा सकते कि आखिर वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से उस पर। जैसे मास, जनरली मैटर का क्या होता है, एक मास भी होता है। आपने पढ़ा होगा मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो सिमिलरली मैटर जो है वो अपने साथ साथ एक प्रॉपर्टी लेकर आती है, मास। उसी के अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें मैटर टू मैटर, तो जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसे बोलते हैं चार्ज। यानी चार्ज भी मास की तरह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मास हमें नहीं पता कहाँ से डेवलप होता है, बट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से चार्ज डेवलप होता है। नाउ चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, तो हो सकता है कि दोनों एक ही चीज़ होती हो। हमें कैसे पता लगेगा कि हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मास के बारे में बात कर रहे हैं? तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, बट मास हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकेंड थिंग इज, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड के साथ साथ वेरी नहीं करता। मतलब मान लीजिए अगर किसी मैटर पर 2 कूलम चार्ज डेवलप हो जाता है, तो वो आप उसको चाहे 1000 की स्पीड से मूव करवाइए, चाहे उसको लाइट की स्पीड से मूव करवाइए, चार्ज हमेशा उस पर उतना ही रहेगा। लेकिन मास, हालांकि आप लोगों ने अब तक यही पढ़ा है कि मास जो है वो चेंज नहीं होता, बट जब हम रियल वर्ल्ड को छोड़कर एक लाइट की स्पीड में बात करते हैं मैटर के लिए, तो उस केस में मैटर का मास भी चेंज होता है। यानी कि हम लोग जिस मास को लेते हैं वो m0 मास होता है, बट जिसे हम रेस्ट मास बोलते हैं। बट अगर हम वेलोसिटी के साथ साथ देखें, अगर वो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेरेबल है, यानी कि वो वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, उस केस में जो मास होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो बताता है कि मास कैसे वेरी करता है। यहाँ पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v वेलोसिटी ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी है। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डेवलप होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन मैटर पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो वहाँ पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी भी मैटर पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो वहाँ पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ से हमें ये साफ समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आखिर चार्ज होता कैसे है, कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है? तो क्यों का रीज़न तो आपको यहाँ से मिलेगा। कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेन जो कॉज है चार्ज होने का बॉडी का, वो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के डिफरेंट मेथड्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 मेथड दिखाए हुए हैं, एक कंडक्शन, एक रबिंग, एक इंडक्शन। कंडक्शन, रबिंग, इंडक्शन। कंडक्शन इज द मेथड इन विच डायरेक्ट बॉडी टच्ड बाय ईच अदर। कंडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी
आपस में एक दूसरे के साथ टच में रहती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज था और मैंने क्या किया, मैंने किसी अदर बॉडी को टच कर दिया तो वो चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी इक्वली चार्ज्ड नहीं हो जाएंगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कब तक ट्रांसफ़र होंगे, यानी चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है कि ये न्यूमेरिकल में भी आपकी हेल्प करेगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में जनरेट नहीं हो जाता। देन बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों। इसमें हम लोग आप देखोगे सीबीएसई के कई क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टीज़ पर रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये बताता है कि कोई भी सिस्टम में अगर जितने भी चार्जेस हैं, अगर हमें पूरे सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड करना है तो जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। और ये अगर अलजेब्रिक सम है तो ये प्रॉपर्टी शो करती है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी वेक्टर होती तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक सम ना करके क्या करते, बल्कि वेक्टर सम करते। और वेक्टर सम में आपको पता है हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ये स्केलर सम हो रहा है तो इसीलिए इसका मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर मैंने इसकी ऐसा यूनिट भी दे दी है आपको, कूलम। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। ठीक है, देन चार्ज जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, आपको बता ही दिया मैंने। कैसे ऐड करते हैं इसको, सिंपल एडिशन करते हैं, यानी कि स्केलर सम करते हैं। अगर एक प्लस है एक माइनस है, मान लीजिए 1 - 2 तो -1 बन जाएगा, 3 + 1 तो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से जितने भी चार्जेस सबको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटा वर्ड, क्वांटाइजेशन क्वांटा वर्ड से बना है। क्वांटम वर्ड मतलब क्या होता है, पैकेट्स। क्वांटा वर्ड्स क्या होता है, पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो यहाँ पर ये बताता है कि चार्ज जब कभी भी किसी बॉडी पर आएगा तो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2 होंगे या 10 होंगे या 20 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे। ठीक है, 3.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते, 4.25 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होंगे। तो सबसे बेसिक जो चार्ज है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम मानते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे हम स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज मानते हैं, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इस वैल्यू को, भाई 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इसी वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इन दैट मैनर जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहेंगे आप इस वैल्यू को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो n क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और वो नंबर एक इंटीजर होगा। ठीक है, प्रॉपर नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 इंटीजर आप समझते ही होंगे कि इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें हम लोग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और होल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, कोई फ्रैक्शन नहीं, ना तो कोई फ्रैक्शन में होगा और ना ही कोई डेसिमल में होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा Q = +-Ne, और Q जो जनरेट होगा चार्ज वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा एक आपके लर्न रखने के लिए चार्ज वैल्यू दी हुई है ताकि आप न्यूमेरिकल्स में हेल्प यूज़ कर सको इन वैल्यूज़ को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोटॉन का चार्ज बताया हुआ है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दे दिया, मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको दे दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने आपको दे दिया। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है अभी तक की स्टडी के हिसाब से, मतलब हम लोग अभी के स्टडी के हिसाब से मैक्रो लेवल पर इनको सेम देखेंगे। जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि इनमें जो मास का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये हम नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग मैक्रो लेवल की स्टडी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेम चार्ज मतलब सेम मास कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हमने तब तक 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कभी भी ना तो पैदा होगा और ना ही ख़त्म होगा, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा ट्रांसफ़र होगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा ट्रांसफ़र होता है और पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। पूरे सिस्टम का, ध्यान रहे, पूरे सिस्टम का, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक कमरा पूरा सिस्टम है, तो उस कमरे में जितने भी बॉडीज़ होंगी उन सब का चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस बॉडी से उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन पूरे बॉडी सिस्टम का, पूरे कमरे का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी तरह से हम लोग यूनिवर्सली अगर देखें तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स का पूरे का चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया है यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको चार्ज दिया हुआ है कितना, 1 कूलम। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। मैंने Q = N यूज़ किया। Q कितना है मेरा 1, N मुझे फाइंड करना है, E मेरे पास ये होता है। ठीक है, ये नीचे आके डिवाइड हो गया तो मेरे पास N की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट को मैंने रिमूव किया तो 10/16 और ये 10⁻⁻19 ऊपर आके क्या बन जाएगा, 10⁻+19। नाउ 10 को 16 से डिवाइड किया तो 0.625 × 10⁻19। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ा देंगे एक, तो 6.25 × 10⁻, पावर 1 कम हो जाएगी क्योंकि आपने इधर बढ़ाया है इसको, तो 10⁻18। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए n आ गया हमारा जनरली सिंपली 6.25 × 10⁻18। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखा जाए तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या फाइंड करा है कि एक कूलम चार्ज अगर ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। हालांकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, 10⁻18 का मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो 1 कूलम चार्ज काफ़ी बड़ा चार्ज है। तो यहाँ पर हम इसके बहुत छोटी छोटी यूनिट्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जनरली फिजिक्स में आप देखोगे कि ये छोटी यूनिट्स ही यूज़ की जाती हैं। जैसे 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶ कूलम। मिलीकूलम मतलब 10⁻³ कूलम। पिकोकूलम मतलब 10⁻12 कूलम। हालांकि इतने कम में हम नहीं जाएंगे, हम लोग जनरली माइक्रो या मिली तक जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो मास के साथ ट्रांसफ़र होगा। हालांकि ये मास नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, बट होगा ज़रूर। बट वाइस वर्सा इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब लेकिन वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज भी ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो चार्ज भी ट्रांसफ़र हो, बट चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास ज़रूर ट्रांसफ़र होगा इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, बट होगा ज़रूर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो क्या मास भी ट्रांसफ़र होता है, तो आप जवाब दोगे हाँ होता है, बट इन वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट में। अच्छा, एक स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मेरे पास, चार्ज और मास। तो दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक नई चीज़ बनाई, दैट इज़ स्पेसिफिक चार्ज, जो हमें बताता है चार्ज टू मास का रेशियो Q/m, जिसके हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये हो गया आपका द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। और ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चार्ज, अगर मुझे स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है कि किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का दोनों का सेम होता है, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी पीछे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है और मास ऑफ प्रोटॉन ये है। इसमें 10⁻⁻31 है और इसमें 10⁻⁻27 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पावर माइनस में ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका मास कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो मास इलेक्ट्रॉन का कम है, प्रोटॉन का ज़्यादा है, जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज को रो से रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने किया है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने किया है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं बुक में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक चार्ज को आपको रो से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफिक चार्ज को यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट किया है, लेट। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज से हमेशा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है ये, लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि जो चार्ज है वो
अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, बट अगर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो में मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, चार्ज के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।